नमस्कार। काव्यांग एजुकेशन के मंच पर आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। साथियों, पाश्चात्य काव्यशास्त्र की कक्षा है और आज आपसे इस क्लास में क्रोचे के अव्यंजनावाद को लेकर के बात की जाएगी। क्रोचे एक बड़े विद्वान हुए और आप जानते हैं कि अव्यंजनावाद की जो बातें आई थी उसमें रामचंद्र शुक्ल ने इसे विलायती रूप कहा था और हिंदुस्तान में भी इस तरह के लक्षण पाए गए, इसके बारे में बात कही थी। जो क्रोचे हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आज हम उन्हीं को पढ़ेंगे। पाश्चात्य विचारक हैं क्रोचे। एक बार सबको शेयर कर दीजिए जल्दी से क्लास को, ताकि कोई विद्यार्थी जो है वो छूटे नहीं। एक बार सबको शेयर कर दीजिएगा, कोई विद्यार्थी छूटे नहीं, बस इतना आपको याद रहे। और अब क्लास शुरू कर देते हैं। तो चलिए, ये हमारी पुस्तकें हैं जो कि आप सभी को पढ़नी होती है और हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य और हिंदी शिक्षण विधियों के लिए जानी जाती हैं। बहुत फेमस ये पुस्तकें हैं, आप सभी के काम की चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं। देखिए, क्लास आपको दिख ही रही है मेरे हिसाब से, और क्लास में कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। डाटा नहीं आ रहा है इसमें, डाटा संबंधी इश्यू है। क्लास अभी भी लाइव नहीं है। चलिए, तो स्टार्ट कर रहे हैं आप क्लास को और आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, जवाब आप दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 से करते हैं शुरुआत, क्योंकि ये प्रश्न है ना पाश्चात्य काव्यशास्त्र के हैं। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र आपका एक इम्पोर्टेंट जो है ब्रांच है आपकी काव्यशास्त्र की, और इसको आप हमेशा ढंग से पढ़ते ही हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। प्रश्न देखिएगा, अव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बहुत सिंपल प्रश्न है, जो कि ऐसे प्रश्नों की उम्मीद कम की जाती है, पर फिर भी कभी कभी एग्जामिनर सोचता है कि कुछ प्रश्न तो विद्यार्थी पे आने चाहिए, तो वो ऐसे प्रश्न दे देता है। अव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, यानी कि अव्यंजनावाद किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था, क्रोचे ने दिया था, प्लेटो ने दिया था, या अरस्तू ने दिया था? पहला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिएगा। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन थे? जी, 4 आपके सामने ऑप्शन है, और अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि अभिव्यंजनावाद जो हम पढ़ते हैं उसकी शुरुआत हिंदुस्तान में क्रोचे से देखी जाती है। तो आपने कभी पढ़ा होगा या कई बार आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि साहब क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। तो जो क्रोचे है ना, वही इसके प्रवर्तक हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 1। प्रश्न नंबर 1 है और इसका आंसर भी साथियों 1 है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। क्रोचे ने ज्ञान के कितने रूप माने हैं? जो क्रोचे है उसके अनुसार नॉलेज कितने प्रकार का है, ये आपसे पूछा गया है। ज्ञान के कितने रूप माने हैं क्रोचे ने, आपको बताना है। जी, अवधेश कुमार जी बिहार से जुड़े हुए हैं। जी अवधेश, बताइए, क्रोचे ने ज्ञान के कितने रूप माने हैं, कितने स्वरूप माने हैं? क्रोचे के अनुसार जो ज्ञान है वो कितने प्रकार का है, ये आपको बताना है। ये नोट कर दीजिएगा सर। जी, ये सारे, बहुत सारे हैं। क्रोचे ने ज्ञान के कितने रूप बताए, ये आपसे पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। देखिए, हाँ, अगर एक तो ज्ञान के रूप अगर देखें, बिल्कुल सही बात आपने बोला। दो ज्ञान होते हैं। कौन कौन से? एक तो ज्ञान जो आपको सहज प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं सहजानुभूति, जो अपने आप ही आपके दिमाग में आता है। और एक होता है जो विचार करने के बाद आता है, सोचने के बाद आता है, प्लानिंग करने के बाद आता है, उसे बोलते हैं विचारात्मक। तो क्रोचे ने जो ज्ञान है उसके 2 रूप बताए हैं, कि एक तो सहजानुभूति ज्ञान होता है और दूसरा विचारात्मक ज्ञान होता है, ऐसा क्रोचे ने कहा है। ओके, चलिए आगे चलें तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों। क्रोचे ने सौंदर्यवाद की व्याख्या करते हुए उसके 4 स्तरों की परिकल्पना की है। उपर्युक्त में से कौन सा स्तर सौंदर्यवाद से संबंधित नहीं है?
अंत्य संस्कार, अभिव्यंजना, अभिव्यक्ति या सुखात्मक आवेग। क्रोचे ने जो सौंदर्यवाद की व्याख्या की है उसमें से कौन सा स्तर यहाँ पर मैच नहीं कर रहा। 4 स्तर हैं उसके सौंदर्यवाद के, उसमें 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं, 1 नहीं है। कौन सा वाला गलत है ये आपसे पूछा गया है, बताइएगा। क्रोचे के देखो अंत्य संस्कार है पहला, दूसरा अभिव्यंजना है और तीसरा है अभिव्यक्ति और चौथा वाला है वो है सुखात्मक आवेग। अब आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर नहीं हो सकता। सुखात्मक आवेग, अभिव्यक्ति, अभिव्यंजना और अंत्य संस्कार। ग्रेड फर्स्ट में पाश्चात्य काव्यशास्त्र है, यूजीसी नेट वाले विद्यार्थी अक्सर पढ़ते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के विशेषकर ये है। देखिए यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो अंत्य संस्कार उसमें शामिल है, अभिव्यंजना उसमें शामिल है, अभिव्यक्ति उसमें शामिल है, एक उसमें आनुषंगिक आनंद है, आनुषंगिक आनंद है, सुखात्मक आवेग नहीं है, आनुषंगिक आनंद है। तो यहाँ पे ये डी जो है सुखात्मक आवेग नहीं हो सकता। आनुषंगिक आनंद होता है ना तो वो ऑप्शन सही होता है, इसलिए यहाँ पर हम मानेंगे कि डी वाला प्रश्न, डी वाला यहाँ पे ऑप्शन गलत है। ओके, बात समझ में आ गई। ये पहला है अंत्य संस्कार। अंत्य संस्कार को अंत्य संवेदना भी कहते हैं, चाहे अंत्य संस्कार बोल दो या अंत्य संस्कार की जगह अंत्य संवेदना बोल दो, एक ही बात है। दूसरा व्यंजना, तीसरी अभिव्यक्ति और चौथा है आनुषंगिक आनंद। तो यहाँ पे डी होगा। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। किस भारतीय विचारक द्वारा अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान कहा गया? उस विचारक का आपको नाम बताना है। किस भारतीय विचारक द्वारा अभिव्यंजनावाद है उसको भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत है ना, कुंतक का वक्रोक्ति, उसका विलायती संस्करण है, उसका इंग्लिश वर्जन है, कुंतक के वक्रोक्ति का इंग्लिश वर्जन है। ऐसा किसने कहा अभिव्यंजनावाद को? ऐसा किसने कहा? आलोचक का नाम आपको बताना है जी। तेजी से आपका जवाब आना चाहिए। यानी कि सीधी सीधी बात यह कि क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है वो एक तरह से भारतीय सिद्धांतों में, भारतीय काव्यशास्त्र में जो कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत है उसी का इंग्लिश वर्जन है। ऐसा किसने कहा है? उस विचारक का नाम बताइएगा। ऑप्शन है यहाँ पर देखिए 4 और सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य शुक्ल यहाँ पे लिखा हुआ है, शुक्ल का मतलब रामचंद्र शुक्ल है। तो बताओ आंसर यहाँ पर 4 में ए हो जाएगा। ओके, चलिए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रोचे कला को प्रयोजनवादी मानते हैं तथा कला को वो मतान उद्देश्य या साध्य रूप में देखते हैं। अब आपसे पूछा कि कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है। 5वां प्रश्न है ना। क्रोचे कला को प्रयोजनवादी मानते हैं और कला को वो महान उद्देश्य या मतान नहीं है, महान है, महान उद्देश्य, महान उद्देश्य या साध्य रूप में देखते हैं। अब इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला गलत है, दूसरा गलत है, दोनों ही गलत है, या ना तो पहला गलत ना दूसरा गलत? 5वां प्रश्न है, क्या क्रोचे कला को प्रयोजनवादी मानते हैं? बताओ, जवाब नहीं आ रहे हैं आप लोगों के। दूसरा ऑप्शन है कि कला को महान उद्देश्य या साध्य रूप में मानते हैं। देखिए, आपने पाश्चात्य विचारकों की अवधारणा अगर पढ़ी हो तो वहां पे एक बात आती है, आर्ट फॉर आर्ट, कला कला के लिए है, आर्ट इज फॉर आर्ट। हमारे हिंदुस्तान में क्या है? हमारे यहाँ आर्ट इज फॉर लाइफ है, कला जीवन के लिए है, जबकि पाश्चात्य विचारकों में कला कला के लिए है। तो क्रोचे ने भी उसी का समर्थन किया, कला कला के लिए, प्रयोजनवादी नहीं माना, कला को कला के लिए माना है। दूसरी बात, कला को वो महान उद्देश्य साध रूप में देखते नहीं, नहीं मानते, नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये तो सहजानुभूति है, इसलिए इसके लिए कोई महान उद्देश्य या किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, किसी महान प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों ही बातें यहाँ पे मैच नहीं कर रही, इसका मतलब असत्य है दोनों ही। पहला कथन भी गलत है और दूसरा कथन भी गलत है। चलिए 6ठा प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। क्रोचे का जन्म कब हुआ? अब बताइएगा, ये तो बिल्कुल गहराई से पूछ लिया आपसे।
क्रोचे का जन्म कब हुआ? विदेशी विद्वान है, जन्म आपसे पूछा है, क्रोचे का जन्म कब हुआ आपको बस इतना बताना है, तारीख बतानी है। 66, 69, 66, 68, 66, 1966। अगर आप गौर करेंगे ना तो 1966 नहीं है, ये तो आपको पता चल रहा है कि क्रोचे बहुत पहले का है। 68-66 आंसर है इसका, है ना। जब भी दो ऑप्शन एक जैसे लग रहे हो तो आइडिया लगा सकते हो थोड़ा बहुत, बाकी पढ़ना पड़ेगा दोस्त, आइडिया से काम चलेगा नहीं। अगला देखते हैं 7वां प्रश्न। सहजानुभूति सौंदर्यवाद की किस कल्पना से जन्म लेती है? अंतः संस्कार की कल्पना से, अव्यंजना से, अभिव्यक्ति से या आनुषंगिक आनंद से? आनुषंगिक, आनुषंगिक। अभी मैंने बताया था ना आपको कि 4 पॉइंटों में से चारों बॉल ये रहे, आनुषंगिक आनंद, चारों पॉइंट ये रहे। अब आपसे पूछा कि जो सहजानुभूति है, जो चीज सहज में अनुभूत हो रही है, वो कहाँ से आएगी? प्रश्न ये है। अंत्य संस्कारों से, अंत्य संस्कार को अंत्य संवेदन बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है आत्म संवेदन, आत्म संवेदन भी बोलते हैं इसको। और क्रोचे ने यही कहा था कि जो सौंदर्यवाद में आई हुई सहजानुभूति है वो हमारे संस्कारों से या हमारी संवेदना से स्वतः प्राप्त होती है। इसके लिए हमें किसी और की आवश्यकता नहीं होती, किसी का व्यक्ति, किसी का आनंद या किसी का व्यंजन की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे अंदर से नेचुरली आती है। तो अंत्य संस्कारों से है, इसलिए आंसर यहाँ पे 1 होगा। आपके जवाब नहीं आ रहे हैं ज़्यादातर लोगों के, इतना टफ पेपर है कि भाई इतना कठिन है क्या? बिल्कुल ही प्रश्नों के जवाब ही नहीं आ रहे आपके। उत्तम कुमार जी नमस्कार। उत्तम तो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। क्रोचे ने आत्मा की कितनी मूलभूत क्रियाएं मानी है? 2, 4, 8, 10 बताइए। बहुत सिंपल है, आत्मा की जो क्रियाएं हैं वो क्रोचे ने कितनी मानी है? 2 मानी है, 4 मानी है, 6 मानी है, 8 मानी है, बताओ। नहीं मालूम? बताना तो चाहिए। 2 क्रियाएं, 4 क्रियाएं, 8 क्रियाएं, 10 क्रियाएं है जी। सी। सी का मतलब तो 8 हो गया? नहीं, देखो 4 मानिए, ज्ञान की 2 है और इच्छा की 2 है, ठीक है। इच्छा की कौन कौन सी है? एक तो नैतिक और एक आर्थिक। ज्ञान की कौन सी है? एक तो है अंत्य प्रज्ञात्मक। अंत्य प्रज्ञा मतलब जो आपके अंदर से आता है ना, जो आपके अंदर से उठ के एकदम कोई चीज मतलब अंदर से निकलती है, उसको बोलते हैं क्या? अंत्य प्रज्ञात्मक। तो एक तो ये हो गया, कौन सी? अंत्य प्रज्ञात्मक। और दूसरी जो क्रिया है वो इसके साथ तर्कों का मिश्रण होता है, तो तार्किक बोलते हैं उसको, तार्किक। तो अंत्य प्रज्ञात्मक, तार्किक, नैतिक और आर्थिक, कितनी क्रिया होगी टोटल? 4। आत्मा की 2 क्रियाएं ज्ञान से और 2 क्रियाएं इच्छा से प्राप्त होती है, टोटल होती है 4। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 8वां प्रश्न है, 20 का आंसर होगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम दे रहे हैं, जो लोग यूजीसी वगैरह के एग्जाम दे रहे हैं, उनको पता है कि कितना मुश्किल काम है। चलिए 9वें पे आते हैं। किसी भी कलाकृति को देखकर मन पर पड़ने वाला सहज प्रभाव तथा उसमें उठने वाली विभिन्न संवेदनाएं किस परिकल्पना के अंतर्गत आती है? अंत्य संस्कार से, अभिव्यंजना से, आनुषंगिक आनंद से या किसी से नहीं? इस बार क्या पूछा है? कोई भी कलाकृति को आप देखो, आपने जैसी कलाकृति को देखा आपके मन पे कोई प्रभाव पड़ा और वो सहज प्रभाव है। मैं फिर बोल रहा हूँ, वो सहज प्रभाव है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि जो भी सहज प्रभाव होते हैं वो अंदर से आते हैं, अंत्य संस्कार से आते हैं, अंदर से आते हैं वो, हाँ अंत्य संस्कार से आते हैं। 9वें में रिपीट हो गया प्रश्न एक तरह से। ए, फिर भी आप जवाब नहीं दिया। आनुषंगिक आनंद से क्या मतलब है? स्वयं प्रकाशवान सौंदर्य अनुभूतिवाद। अव्यंजना से आनंद की अनुभूति होती है, यह आनंद उस भाव को अव्यक्त करने के लिए प्रेरित भी करता है। उपयुक्त दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं या उपयुक्त दोनों कथन असत्य हैं? बताइए आनुषंगिक आनंद क्या है?
क्या स्वयं प्रकाश ज्ञान सौंदर्य अनुभूतिवाद है, या फिर जो अव्यंजना से आनंद की अनुभूति हुई है उस आनंद को व्यक्त करने के लिए जो प्रेरित करता है वो आनुषंगिक आनंद है? बताइएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने, जवाब आपको आना चाहिए। भाई आनंद की अनुभूति किससे होती है, आप तो ये बताओ। आनंद की अनुभूति किससे होती है? जब उसके ऊपर कोई अव्यंजना कर दी जाए, घुमा के कुछ बोल दिया जाए उस पर, तो अव्यंजना से आनंद की अनुभूति होती है। बात तो सही है, तो ठीक है, और उसी से तो आनंद प्राप्त होता है, वही आनुषंगिक आनंद है। तो यही है, ये स्वयं प्रकाशमान ज्ञान नहीं है। आनुषंगिक आनंद स्वयं से नहीं आता, स्वयं से तो आत्म संस्कार है, अंत्य संवेदना है। ये तो अव्यंजना से प्राप्त जो ज्ञान होता, अव्यंजना होती है किस चीज़ के बारे में हम कुछ भी जो बोलते हैं घुमा फिरा के, उससे जो मजा आता है। जैसे कोई कहते हैं मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, दूसरे कहते हाँ तू तो बहुत ही सीधा है। अब आपने क्या घुमा के जो बोला है, वो जो मजा आता है वो आनुषंगिक आनंद है। तो यहाँ पे बी है। ओके, चलिए, स्वयं प्रकाशित नहीं है, बोलने के बाद आता है। क्रोचे के अनुसार कला रचना की दृष्टि से किस क्रिया का महत्व सबसे ज्यादा है? अंत्य प्रज्ञात्मकता का, तार्किकता का, तर्कात्मकता का, आर्थिक का, नैतिक का? भी बताया था मैंने कि ये दो क्रियाएं ज्ञान से प्राप्त होती हैं और दो ये क्रियाएं विचार से, इच्छा से प्राप्त होती है, इच्छा से प्राप्त होती है। और इसलिए जो आत्मा है वो आत्मा की 4 क्रियाएं हैं। ये अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने, ठीक है। अब आप ये बता दो कि कला रचना की दृष्टि से किस क्रिया का महत्व सबसे ज्यादा है? कला रचना की दृष्टि से, याद रखना, कला की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्व कौन सी क्रिया का होता है? बस ये आपसे पूछा है। कोई भी कला है, वो कोई लिखता जा रहा है, बनाता जा रहा है, अपन कह रहे यार क्या बना दिया, पता नहीं क्या बनाएगा, उसके अंदर चल रहा होता है। वो क्या बना रहा है उसके अंदर चल रहा होता है। अपन लगता है अच्छा ठीक बन गया, फिर पता चलता है उसने और अच्छा बना दिया, फिर अपन को लगा अब तो बहुत अच्छा बन गया, फिर वो पता चलता है उसने तो उसमें भी और कलाकृति कर दी है। अंत्य प्रज्ञात्मक, उसके अंदर से जो ज्ञान चलता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंदर की चीज़ें ही उसे मोटिवेट करती रहती है। बाहर की चीज़ें अल्प समय के लिए होती है, सबसे ज़्यादा स्थायी यही है, अंत्य प्रज्ञात्मक। तो 11वां प्रश्न है, आंसर ए होगा। 12वें की ओर चलते हैं। लॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है? इलियर, क्रोचे, नील्से या कोई सा नहीं? लॉजिक, एक किताब आई है जिसका नाम है लॉजिक। बताइए। अब चूंकि मैं आपको यहाँ पे कॉमन आइडिया होना चाहिए कि लॉजिक के बारे में पूछा गया है, क्या आंसर हो सकता है? बताओ। क्रोचे की बुक्स अगर आपको पता हो तो आप आंसर कर देंगे। लॉजिक मतलब तर्क, किसने लिखी? क्रोचे ने। क्रोचे की एक पुस्तक और है, पर उसका नाम मैं अगर बता दूंगा ना तो तुम अगले प्रश्न का जवाब दे दोगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले मैं इसी का जवाब दूं, लॉजिक क्रोचे ने लिखी, और आपको अगले प्रश्न की ओर ले जाऊं ताकि आप आराम से सोच के बता सकें। निम्नलिखित रचनाओं में से क्रोचे की रचनाएं हैं। अब देखो, क्रोचे की रचनाएं आपसे पूछी है और उसमें लॉजिक तो मैंने बता दिया कि है भैया। आगे बताओ, एस्थेटिक से आधा है वैसे ये, एस्थेटिक, कल्चर एंड अनार्की, कौन सी और हैं? केवल 1 व 2, केवल 2 व 3, केवल 3 और सभी? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्रोचे की रचनाएं जो है ना उनको लेकर है। लॉजिक तो है, ये तो आपको पहले बता दिया था कि लॉजिक क्रोचे की रचना है। उसके अलावा पूछा गया है। कुछ बैठ रहा है समझ में? नहीं, जवाब दो। क्रोचे की 2 रचनाएं हैं, लॉजिक और एस्थेटिक। 1 और 2 पहले ही ऑप्शन में लिखी हुई है, तो 13वें में ए हो जाएगा।
एस्थेटिक और लॉजिक दोनों ही किसकी है? क्रोचे की है। 14वें प्रश्न पे आइएगा। कला के वर्गीकरण से संबंधित कृतियों को जला दिया जाए तो कोई हानि नहीं होगी। उपयुक्त कथन किसका है? क्रोचे का, कीट्स का, पीवी सेल का या शेक्सपियर का? इतनी बढ़िया बात कही थी क्रोचे ने कि कला के वर्गीकरण से संबंधित किसी भी आपको नॉलेज देने के लिए लिखा है सिर्फ, क्योंकि क्रोचे का प्रश्न पूछ रहा हूं तो सारी बात क्रोचे की होगी। कला के वर्गीकरण से संबंधित अगर कृतियां हैं उनको जला भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कला का वर्गीकरण इस लेवल तक है कि उसका एक दो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने अंदर से आती है, उसको बाहर से कोई मतलब नहीं है। ऐसा किसने बोला? क्रोचे ने, क्योंकि सहजानुभूति को उसने प्रमुख माना और अंत्य प्रज्ञात्मक बुद्धि को उसने ज़्यादा माना। तो इसलिए वो कह रहा है कि अगर किताब जला भी दोगे तो कोई बात नहीं, अनपढ़ आदमी भी कला तो जानता ही है, उसके अंदर भी कला है। ओके। 15वां प्रश्न, आप अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति का अवधारणा का सहारा लिया? मैथ्यू अर्नल्ड ने, क्रोचे ने, लॉन्जाइनस ने, एलियर ने? देखिए, लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व आपको पहले पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे, तो लॉन्जाइनस तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व है वो अपन ने पहले पढ़ा दिया था। अब आप बता दीजिए और क्या हो सकता है जी, आप बता दीजिए। कोई आंसर? नहीं। देखिए, जब भी अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति करनी है तो उसके लिए सहजानुभूति कहाँ से आएगी? अंत्य प्रज्ञात्मक बुद्धि से। अंत्य प्रज्ञात्मक बुद्धि से, है ना, क्या आएगा? अंत्य प्रज्ञात्मक से जो है रूप है आत्मा का, ये क्रोचे के अनुसार ये आत्मा का रूप है, उस रूप से जो है क्या आएगी? सहजानुभूति। ऐसा किसने कहा? क्रोचे ने कहा। एक बात सुनो, 20वीं सदी में जर्मनी में जब ये आंदोलन हुआ था ना, जिसको अभिव्यंजनावाद बोलते हैं, ये अभिव्यंजनावाद का आंदोलन 20वीं सदी में जर्मनी में जड़ पकड़ रहा था, और उसकी लीडिंग कमान किसके पास थी? बेनेडिक्टो क्रोचे के पास। तो मुख्य बात यह कि 20वीं सदी में जर्मनी में जो अभिव्यंजनावाद का आंदोलन चल रहा था, उसकी कमान जब बेनेडिक्टो क्रोचे, इसको क्रोचे को आप पूरा नाम है इसका बेनेडिक्टो क्रोचे पूरा नाम, तो बेनेडिक्टो क्रोचे के पास कमान थी। इसने कहा कि देखिए, अंत्य प्रज्ञात्मकता, तार्किकता, आर्थिक और नैतिक, ये आत्मा के 4 रूप है, और जो सहज अनुभूति होती है वो अंत्य प्रज्ञात्मकता से आती है। इसलिए किताबों को जला भी दोगे तो भी कलाकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सहजानुभूति को उसने खास माना था, और यही वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायतीकरण है रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए इसको बोला था। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, तो ये क्रोचे से संबंधित आपके प्रश्न थे जो आपको पढ़ने थे, और चूंकि मेरे को विद्यार्थियों ने कहा कि सर क्रोचे के कुछ प्रश्न करवा दो, पाश्चात्य काव्यशास्त्र करवा दो, तो हमने सोचा कि चलिए करवाते हैं। कप्तान सिंह जी, शुक्रिया आपका। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्न थे, बहुत सारे विद्यार्थियों के काम के नहीं थे, लेकिन यूजीसी नेट और पाश्चात्य काव्यशास्त्र में बहुत काम आते हैं। हमारा ऑफर चल रहा है अभी, अगर कोई कोर्स परचेज करना चाहे तो 90% ऑफ है, आज लास्ट है ना, तो आप लोग कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। काव्यांग एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा, अच्छी क्लास लगे तो, और काव्यांग ऐप पर रेगुलर क्लासेस लीजिएगा। बहुत धन्यवाद, आप सही पधारे। आज लेट क्लास हुई थी, 5:30 की जगह 6 बजे के लगभग हम आ जा पाए, तो थोड़ा सा लेट हो गए थे क्लास में, है ना, दूसरे काम भी रहते हैं, कई बार प्रेशर रहता है काम का, तो हो जाता है, माफ़ करिएगा उसके लिए भी। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अच्छा पढ़िए, खुश रहिए। सर्दी जाती जाती है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मौसम इस समय ख़राब चल रहा है, जुकाम होने की संभावना सबको है, आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कल मिलते हैं आपसे फिर। शुक्रिया, थैंक यू।